गुड मॉर्निंग टू यू माय फ्रेंड्स। अल्बिडो आईएएस में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। यहां मेंस का प्रश्न है। आईएएस और पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस, प्रत्येक में आने की प्रबल संभावनाएं हैं और आ भी सकता है। केवल आपको हम ट्रेंड बताएंगे, कैसे आप क्वेश्चन के ट्रेंड को चेंज करेंगे। प्रश्न यहां पे कह रहा है 2023 में घटित, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2023 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभावों को बताएं। एक बार फिर से देखें, 2023 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभावों को बताएं या समझाएं, जो भी लिखा जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या है, 2023 लिखे या 2020 लिखे, 2021 लिखे, 2024, 2025, जो भी लिखे, केवल थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। अब जैसे 2023 का रहा, 2023 में कितने ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ कहाँ घटी है, इसको लिख दीजिए। 22 में भी लिख सकते हैं, 22 में एक घटा है, 21 में एक घटा है, 24 का रहा, 24 में लिख दीजिए, 24 में एक ज्वालामुखी घटनाएं घटी। बाकी सब सेम मैटर वही रहेगा। मेंस का, मेंस एक टेक्निक है लिखने का। आधा मान के चलिए 50 से 60% ज्ञान का काम है और 40 से 50% लिखने का मैटर। अब लिखने का मैटर वही जान पाएगा जो बढ़िया से किताबों का अध्ययन किया है, जो बढ़िया से पढ़ा है। किताब का अध्ययन स्वयं करे या कोचिंग से, स्वयं करेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। मैं फैक्ट बताता हूँ, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। कोचिंग करेगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, समझ विकसित जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसको टीचर आके समझा रहा है, बता रहा है ऐसे ऐसे होगा, और ऐसे अपना स्वयं समझना पड़ेगा। फिर भी बहुत टर्मोलॉजी हो सकता ना समझ पाए। अब जिसकी जैसी उपलब्धता, आज के समय में यूट्यूब का ज़माना है, ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसलिए मैं भी, ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में, भारत में, कि मेंस का प्रश्न कोई कोचिंग वाला, कोई टीचर, मुखर्जी नगर का बेस्ट टीचर जिसे आप मान सकते हैं, पहली बार कोई ऐसा हो रहा है जो प्रश्न के उत्तर को हल करा रहा है। मेंस के प्री का तो सभी हल कराते हैं, 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन बता दिया जाता है, ये है, इसका देख लिए, ये प्रश्न का ये है, इसको बता दिया जाता है। लेकिन जो ये मेंस में हल करा रहा हूं, मेंस में तो काम करेगा, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा जो अप्रत्यक्ष रूप से प्री में काम करेगा, क्योंकि इसमें कहीं कहीं सपोर्ट करने के लिए जैसे उदाहरण के रूप में पेश किया जाएगा, उसको जानना है। तो हम प्रश्न शुरू करते हैं कि प्रश्न में सबसे पहले लिखा कहां से जाए, लिखा कहां से जाए, क्या लिखें। प्रश्न लिख रहा है 2023 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताना है। तो देखिए, अगर आप पर्यावरण को पहले डिफाइन करेंगे तो मामला फंस जाएगा, उनके प्रभाव को दिखाएंगे तो भी फंसेगा, वैश्विक घटनाक्रम में दिखाएंगे तो भी फंसेगा। तो सबसे पहले आप दिखाइए कि ज्वालामुखी होता क्या है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, एक क्रम बना दीजिए, सीक्वेंस होना चाहिए। मेंस का यही अच्छे आंसर का यही तरीका है। जब तक आप सीक्वेंस नहीं बनाएंगे, जो समझा वो सीक्वेंस बना लेगा, सीक्वेंस बना करके एक क्रम से आते 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 एक क्रम से आ जाएंगे सीधा सीधा, और अंत में तब निष्कर्ष लिख देंगे। और थोड़ा सा मैपिंग, हर क्वेश्चन में मैपिंग थोड़ा जरूर करना है, टेढ़ा मेढ़ा भी मैपिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैपिंग से समझ विकसित होता है, ये माना जाता है आंसर अच्छा है। तो सबसे पहले हम देखिए किसको डिफाइन करेंगे, ज्वालामुखी को, ज्वालामुखी को। अब आप जानते हैं ज्वालामुखी कैसे आता है, तो देखिए इतना आप सब पढ़े हैं। यदि कोई एक प्लेट है, ये प्लेट है, ये कैसी प्लेट है, हल्की प्लेट है, सपोज करिए हल्की प्लेट, और सपोज करिए एक भारी प्लेट है,
भारी प्लेट, दो प्लेटें हैं। पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। जो नहीं पढ़ा है उसके भी लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की चट्टानें हैं, पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की चट्टानें, अनेक प्रकार की उन्हीं चट्टानों को प्लेट हम लोग कहते हैं। इस प्लेट शब्द का जो पहली बार दिया है 1965 में टूजो विल्सन ने, 1965 में भैया, 1965 में टूजो विल्सन ने पहली बार प्लेट शब्द को दिया है। 1965 में पहली बार टूजो विल्सन ने, उसके बाद में प्लेट विवर्तनिकी की घटना लोग बताए, डिफाइन किए कि कैसे कैसे ये घटनाएं घटती हैं। तो देखिए, एक सपोज करिए एक हल्की प्लेट है और दूसरी भारी प्लेट है, और इन प्लेटों में जो पृथ्वी के अंदर हैं इसमें तीन प्रकार की गतियां हैं। एक संरक्षित प्लेट, जिसमें प्लेटें एक दूसरे से घर्षण करके निकल जाती हैं। एक प्लेट होती है कि जो एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं उनको अपसारी गति कहते हैं। और कुछ प्लेटें ऐसे आती हैं, ऐसे एक दूसरे की ओर आती हैं, इस तरीके का। एक प्लेट इधर आ रही, एक प्लेट इधर। दो प्लेटें जब एक दूसरे की ओर आती हैं तो इसको अभिसारी गति कहते हैं। इनमें कैसा गति हो रहा है? अभिसारी गति। अभिसारी गति। इस अभिसारी गति में यदि देखते हैं दोनों प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो जिसका घनत्व ज़्यादा है, जो भारी है, जिसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व जो है डेंसिटी ज़्यादा है। घनत्व, जिसका घनत्व ज़्यादा, इसका मतलब जो ज़्यादा वजनदार है, टकराने पर ये अधिक घनत्व वाली प्लेट का क्षेपण हो जाता है, प्रत्यावर्तन हो जाता है, अर्थात नीचे चली जाती है। ये प्लेट टकराने के बाद में ये नीचे आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी अधिक घनत्व की। और जो ये हल्की प्लेट होती है ये अपने स्थान पर ही ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। इसके मुड़ने से ये मोड़दार पर्वत बनेगा, मोड़दार पर्वत, फोल्डिंग माउंटेन या उवलित पर्वत। ये जहां पर ये दोनों प्लेटें टकराई हैं, ये पार्ट जो होता है, इस पार्ट को सीमांत भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत भाग। सीमांत भाग। ये सीमांत जो भाग होता है जहां पर दोनों आपस में टकराई हुई हैं, यहां पर सीमांत भाग। क्लियर हो गया? ये जब दोनों प्लेटें लड़ी हैं, इन दोनों प्लेटों में जो जिस प्लेट का क्षेपण हुआ है, प्रत्यावर्तन हुआ, जो नीचे अर्थात गई है, ये लाखों करोड़ों वर्ष बाद धीरे धीरे इसका दाबमान बढ़ने से, दाबमान यानी कि दाब, प्रेशर बढ़ने से इसका तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ने से ये प्लेट जिसका क्षेपण हुआ है, प्रत्यावर्तन हुआ, अर्थात जो नीचे गया है, ये गल जाएगा। और इतना गल जाएगा ये तप्त हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये तप्त हो जाएगा, तप्त माने बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और पिघल जाएगा। जब पिघलेगा तो जो इसमें जलवाष्प है, ये जलवाष्प गैस के रूप में, भाप के रूप में ऊपर निकलना चाहेगा। निकलेगा ज़्यादातर इसी क्षेत्र से, जो दरार वाला क्षेत्र, इधर से भी निकल सकता है। इधर से निकलेगा तो भूकंप, निकल नहीं पाएगा, भूकंप आ जाएगा पहाड़ों पर। ऐसे में आएगा इस तरीके का, तो इस तरीके का आ सकता है, इधर में भी आ सकता है। ज़्यादातर संभावना यहाँ से होती है सीमांत भाग से, ज़्यादातर संभावना यहीं से होगा। ये जो गला हुआ भाग है तब तक पिघला भाग, पिघला पदार्थ, इसी को, पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। इस तप्त पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा। ये मैग्मा है, ये मैग्मा जो ज़्यादा पिघल गया है। इससे जब जलवाष्प निकलेगा, उसी जलवाष्प के साथ साथ ये मैग्मा भी बाहर आना चाहिए।
इधर से आना चाहेगा तो नहीं आ पाएगा, ज्वालामुखी हो जाए, ज्वालामुखी के रूप में निकलना चाहेगा लेकिन निकल नहीं पाएगा, तो यहाँ पे भूकंप भी आएगा और यहाँ पर जो अंदर भाग रहेगा वो आंतरिक ज्वालामुखी होगा। लेकिन इधर से निकल सकता है, ज़्यादा संभावना है, तो यहाँ से ज़्यादा निकलता है। लगभग इस सीमांत भाग से 90% भाग यहीं से निकलता है। 90% भाग जो है ज्वालामुखी, जो यही भाग मैग्मा निकलेगा बाहर आएगा, इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। तो 90% भाग ज्वालामुखी का इस सीमांत भागों से ही आता है। जो सीमांत भाग होता है, इसी सीमांत भाग से लगभग 90% भाग ज्वालामुखी का भाग इसी सीमांत प्लेटों के सहारे ही निकलता है। अब ये जो ज्वालामुखी के रूप में ऊपर आएगा, जो मैग्मा ऊपर आएगा लावा के रूप में, ये सीमांत भाग से निकला। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या है, देखिए इसमें ये जो मैग्मा निकलेगा लावा रहेगा, इसमें लावा के साथ साथ गैस रहेगा। गैस में अगर मुख्य रूप से अगर बात करें SO2 रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके साथ में जल वाष्प रहता है, जल वाष्प भी रहेगा। जल वाष्प की मात्रा काफी ज्यादा होता है। इसमें प्रकाश भी रहेगा, अत्यधिक ऊष्मा रहेगा, गर्मी, ऊष्मा का मतलब क्या, गर्मी, यानी कि गर्मी ज्यादा रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया? ये इतना भाग हो गया जब ये ज्वालामुखी। अब देखिए जो ज्वालामुखी निकल रहा है, यदि ये दरार के माध्यम से निकल रहा है, ऐसे बहुत लंबे एकदम दरार के टाइप में निकल रहा है, ऐसे यहां से ज्वालामुखी इतने लंबे यहां से पूरे दरार बना के निकल रहा है, तो ऐसे को जो ऊपर आ गया, देखिए ज्वालामुखी का जो भाग, इस मैग्मा का जो भाग लावा के रूप में पृथ्वी के सतह पर आ गया, उसको बाह्य ज्वालामुखी कहा जाता है। और जो हिमालय क्षेत्र में, पहाड़ों के क्षेत्र में ज्वालामुखी निकलना तो चाह रहा था, लावा मैग्मा निकलना चाह रहा था, लेकिन नहीं निकल पाया, पृथ्वी के अंदर ही रह गया, अनेक दरारों में फंस जाएगा, यहीं पर इधर 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 अनेक दरारों में फंस जाएगा, उसको आंतरिक ज्वालामुखी कहते हैं। आंतरिक ज्वालामुखी कोई नहीं जानते हैं, जो बाह्य ज्वालामुखी आता है उसी को लोग जानते हैं, उसी को समझते हैं कि ज्वालामुखी आया है। तो ये दरारी ज्वालामुखी हो गया, जो दरार के रूप में आया, ये दरारी ज्वालामुखी। क्लियर हो गया? और जो कभी कभी ऐसा होता दरार के रूप में नहीं आए, सीधा सीधा एक होल के रूप में निकल जाए, होल के रूप में ऐसे हो जाए, इसको कहते हैं छिद्रित ज्वालामुखी। छिद्रित ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी जो है मुख्य रूप से देखेंगे दो प्रकार का, एक आंतरिक ज्वालामुखी, दूसरा बाह्य ज्वालामुखी। आंतरिक ज्वालामुखी से हम लोगों से मतलब अभी नहीं है, हम लोगों के बाह्य ज्वालामुखी। ये जो बाह्य ज्वालामुखी होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक दरार या दरारी ज्वालामुखी और दूसरा है छिद्र ज्वालामुखी या छिद्रित ज्वालामुखी। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इतना मैप आपको नहीं बनाना है, केवल आपको थोड़ा सा ये मैप थोड़ा सा बना सकते हैं दिखाने के लिए, दो प्लेटों को रखते हुए इस तरीके थोड़ा, इतना नहीं बनाना। हमने ये समझने के लिए बता दिया, अब लिखेंगे क्या। अब हम देखिए इतना समझ में आ गया भैया, इसको हटा दिया जाए, कैसे अब लिखेंगे। हमने भूमिका बना दिया है आपका। आप इतना बना सकते हैं, ऐसे ऐसे। है भी एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो, तुरंत बोले। तो इतना आप एक थोड़ा सा मैप बना सकते हैं ऐसे करके। अब लिखेंगे क्या? लिखना है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जिसमें बाह्य ज्वालामुखी या बाह्य ज्वालामुखी ना लिखिए, ज्वालामुखी ऐसे लिख सकते हैं
ज्वालामुखी छिद्रों के माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से, छिद्रों या दरारों के माध्यम से, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में, लावा के साथ साथ और किस रूप में रहेगा? गैस रहेगा, जिसमें गैस के आगे मुख्य रूप से SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, गैस के साथ साथ ध्वनि भी रहता है, प्रकाश भी रहेगा, अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक ऊष्मा यानी कि गर्मी। ऊष्मा केवल लिखना ही है, गर्मी वो सब समझते हैं, एग्जामिनर उतना जानते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं वो सब जान रहे हैं। तो ये अत्यधिक पृथ्वी की सतह पर इस रूप में आते हैं। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा, ये सब आते हैं। अब इसके आगे लिखेंगे विशिष्ट तौर पर। अगर हम देखते हैं कि विशिष्ट तौर पर कि पृथ्वी के भीतर मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक, पृथ्वी के भीतर यहाँ से लेकर मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की जो भी घटनाएं, संपूर्ण घटनाओं को ज्वालामुखीयता कहा जाता है। संपूर्ण घटना को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखीयता। संपूर्ण घटना को ज्वालामुखीयता कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और आगे क्या लिखेंगे? अधिकांशतः ज्वालामुखी क्षेत्र। आगे लिखेंगे अधिकांशतः ज्वालामुखी का क्षेत्र सीमांत भागों पर लगभग 90% भाग पर ही आता है। 90% भाग सीमांत पर। और इसमें जो 90% सीमांत भाग में आता है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर क्षेत्र में, प्रशांत महासागर क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर, जो प्रशांत महासागर देख रहे हैं सब लोग, प्रशांत महासागर का जो रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर, जो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र है इसमें आता है सबसे ज़्यादा 75% भाग, 75% भाग प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में ज्वालामुखी की घटनाएं घटती हैं। रिंग ऑफ फायर, अगर अब यहाँ पे प्रशांत महासागर का अगर थोड़ा सा मैप बना सकते हैं प्रशांत महासागर के क्षेत्र को, तो यहाँ पे प्रशांत महासागर के थोड़ा सा क्षेत्र को बना दीजिए कि हाँ इस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी 75%। यहीं पर जो क्षेत्र है अमेरिका का एक राज्य हवाई द्वीप समूह, अमेरिका का एक राज्य हवाई द्वीप समूह है, इस हवाई द्वीप समूह में जो है सबसे ज़्यादा, यानी कि ये रिंग ऑफ फायर, इसको अग्निवलय की पेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्निवलय की पेटी, अग्निवलय की पेटी। रिंग ऑफ फायर को अग्निवलय की पेटी भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर की पेटी में आता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसमें अगर हम बात करते हैं 2022 में कहे या 2023 में या 2024 में, अब जो प्रश्न पूछा जाए उसमें आपको लिखना कि 2023 में 2022 में इतने ज्वालामुखी आए। जैसे अगर बात करें 4 दिसंबर 2022 को, अब लिखना है। यहाँ तक हो गया भैया? ये हटा दिया जाए।
अब लिखना है आगे पॉइंट में 4 दिसंबर 2022 को 4 दिसंबर 2022 को माउंट सेमेरू ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया का ये देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्षेत्र है। यहाँ पर माउंट सेमेरू में जो है इंडोनेशिया में ज्वालामुखी आया था दिसंबर में 22 यानी कि दिसंबर में 2022 में सेमेरू में सेमेरू ये इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पे अनेक हजारों द्वीप समूह हैं इंडोनेशिया में, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री यहीं पर है। तो वो तो नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी आगे आइए तो इसके आगे देखेंगे। अगर देखेंगे नवंबर में, इसके पहले नवंबर में माउना लोआ 2022 में, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं नवंबर 2022 में माउना लोआ। ये माउना लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप समूह कहाँ है? ये यूएसए में, कामा देकर के यूएसए का राज्य है। जब प्रशांत महासागर देखेंगे तो यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरीके का बना सकते हैं, इंडिया है, जापान यहाँ लिख सकते हैं, जापान, भारत लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। इतना तो आप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे इंडोनेशिया ऐसे बना सकते हैं, और यहाँ पे ये है प्रशांत महासागर। पूरा अगर नहीं बनाना चाहे नहीं बना सकते, इतने ही बना करके छोड़ दीजिए। ये प्रशांत महासागर में ये जो क्षेत्र है ये रिंग ऑफ फायर है। ये यहाँ पर हवाई द्वीप समूह है, हवाई द्वीप समूह। ये किसके कब्जे में है? यूएसए का राज्य है। कब्जे में क्या? यूएसए का राज्य है। तो ये प्रशांत महासागर में इतना क्लियर हो गया, प्रशांत महासागर, हवाई द्वीप समूह, और ये छोटा छोटा ऐसे बिंदी रख देंगे हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, ये हवाई महाद्वीप रिंग ऑफ फायर यानी कि अग्निवलय की पेटी है। यहाँ पे ज्वालामुखी ये माउना लोआ क्षेत्र है। यहीं पर अगर देखेंगे किलायू ज्वालामुखी, किलायू सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, जिसे सुषुप्त ज्वालामुखी भी कहा जाता है। तो किलायू ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी, ये किलायू ज्वालामुखी इसी में है, हवाई द्वीप समूह में। यहाँ पर भी अभी आया था। अगर इसके बाद में देखेंगे ये जो किलायू ज्वालामुखी की हम बात कर रहे हैं, ये अभी हाल ही में ये 7 जून 2023 को आया है। 7 जून 2023 को किलायू ज्वालामुखी आया है। कहाँ आया है? किलायू कहाँ पर? हवाई द्वीप समूह अमेरिका में। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ में अगर देखेंगे 2023 में लगभग कुल 56 ज्वालामुखी आए हैं, जिसमें 6 नए ज्वालामुखी क्षेत्र हैं इस बार 2023 में। तो लिखेंगे 2023 में, हालांकि 2023 में कुल 56 ज्वालामुखी क्षेत्र, 56 ज्वालामुखी अलग अलग स्थानों पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जिसमें 6 नए ज्वालामुखी क्षेत्र शामिल हुए हैं, नए क्षेत्र आए हैं।
इन ज्वालामुखी के आने के पीछे, ज्वालामुखी के आने के पीछे ये जो कारण है, कारण तो दिख ही रहा, प्राकृतिक कारण है, लेकिन इसका पूछ रहे हैं वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर प्रभाव। इसका क्षेत्रीय पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ेगा। इसका क्षेत्रीय पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा भैया? निम्न प्रभाव। अब लिखेंगे इसका क्षेत्रीय पर निम्न प्रभाव, तो इसको हटा दिया जाए, नोट कर लीजिए कैसे कैसे लिखना है। क्लियर हो गया? अब शब्द सीमा देखिए, ध्यान देना, शब्द सीमा देख के लिखना है। 100 शब्द का आ रहा है, 150 शब्द का आ रहा है, 250 शब्द हो सकता है, कभी कभार ऐसा बदल देते हैं 200 शब्द दे दे, तो ज़्यादातर इस समय 150 और 200 शब्द का चल रहा है, लेकिन कभी कभी इधर उधर बनाते हैं। तो शब्द सीमा देखकर ही आपको तय करना कितना लिखना है। यहाँ तक क्लियर होगा भैया? हटा दिया जाए। अब आगे देखेंगे कि इसके प्रभाव क्या है, पर्यावरण पर प्रभाव। तो अब लिखेंगे इसके इस ज्वालामुखी के निम्न प्रभाव पड़ रहे हैं। जैसे पॉइंट में अब दीजिए, इनके निम्न प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। अब निम्न जो प्रभाव है, इस निम्न प्रभाव पर क्या है? देखिए, जब ज्वालामुखी आता है, इसमें हमने बताया सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, अनेक प्रकार के धुआं धूल कण रहेंगे कि नहीं? धुआं रहेगा, धूल कण रहेगा, ऊपर जाएगा। जो धूल कण ऊपर जाता है वो एरोसॉल होता है। एरोसॉल के साथ साथ फ्लाई ऐश भी रहता है। फ्लाई ऐश, और उसे फ्लाई ऐश ज़्यादातर ये चिमनियों के पास में दिखाई देता है, जो भट्टे होते हैं, लेकिन एरोसॉल ज़्यादा रहता है। तो जो एरोसॉल मतलब होता है, जिसे आप भट्टे पे, ईंट के भट्टे में देखे होंगे या चिमनियों पे जो धुआं निकलता है, धुआं ऊपर गया, यहीं इर्द गिर्द में गिर गया, इर्द गिर्द में धुआं राख के रूप में नीचे गिर गया, एरोसॉल कुछ ऊपर तक चला गया, उसके ऊपर के बाद में नीचे गिरेगा, वो फ्लाई ऐश। तो दोनों लगभग रहेंगे। ये जो एरोसॉल है, ये फ्लाई ऐश है, ये धुआं जो है, धूलकण भी रहेगा इसमें धूलकण भी रहेगा। धूलकण ये क्या होंगे? ये पेड़ पौधों की पत्तियों पर गिरेंगे, पेड़ पौधों की पत्तियों को श्वसन क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाधित उत्पन्न करेंगे। क्लियर हो गया? ये धूलकण, एरोसॉल जो गैस है, जितने भी धुआं धूलकण है, ये हमारी श्वसन तंत्र में जाएंगे, फेफड़े को प्रभावित करेंगे, जिससे श्वसन तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। इसको भी लिखना है, जिससे श्वसन तंत्र प्रभावित होगा, जिससे श्वसन संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। इसके साथ में अगर हम देखते हैं, इसे वायु से, वायुमंडल में जाएगा, ये धुआं धूलकण कहाँ पर जाएगा? वायुमंडल में जाएगा। वायुमंडल में जाकर के हमारे वायुमंडल को दूषित करेगा, वायु प्रदूषण उत्पन्न करेगा। ये भी लिख सकते हैं, वायु प्रदूषण उत्पन्न करेगा। धूलकण धुआं जाएंगे। अब इसमें देखिए, हमने एक बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड इसमें मुख्य रूप से गैस होती है। इसमें जो होती है ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। इसीलिए ये देखिए, इसकी जो ज्वालामुखी की जो सबसे ज़्यादा संख्या है, आप देखेंगे इटली में है, इटली में भी है, और साथ में सबसे ज़्यादा अलास्का में। अलास्का देख रहे हैं सब लोग, अमेरिका का एक राज्य है। अलास्का में हजारों ज्वालामुखी क्षेत्र है, हजारों। जो ज्वालामुखी के बाद धुआं निकलता है, बार में ज्वालामुखी के बाद में धुआं निकलता है, उसे धुआंरे कहते हैं। क्या कहते हैं? धुआंरे। तो अलास्का में हजारों धुआंरे पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के बाद में काफ़ी मात्रा में धुआं निकलता है। अलास्का क्षेत्र में, जो हमने अभी बताया था, अलास्का इस तरीके का, अमेरिका में इस तरीके का बना दिया है ऐसे। तो ये जो इस तरीका का इतना क्षेत्र है अलास्का, यहीं लिख दीजिए, अलास्का बना सकते हैं वहीं पे। अलास्का में हजारों धुआंरे पाए जाते हैं, ज्वालामुखी के बाद में धुआं निकलता है, और ये संख्या कहाँ पे ज़्यादा है? अलास्का में हजारों धुआंरे। इटली में देखेंगे, इटली में जो
धुआंरे निकलते हैं जो ज्वालामुखी क्षेत्र है इटली में, भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली इटली में भी, इटली के क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए इटली में जो ज्वालामुखी क्षेत्र है और स्ट्राम्बोली यानी कि भूमध्य सागर जो क्षेत्र में ज्वालामुखी है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण उन ज्वालामुखी को क्षेत्रों को सल्फर तारा या गंधकी तारा या सोफिया तारा भी नाम कह के पुकारते हैं लोग। तो मुख्य रूप से सल्फर तारा कहते हैं। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होता, अत्यधिक होता है, अत्यधिक। ये गैस ऊपर वायुमंडल में जाएगा, ऊपर वायुमंडल में जा करके ये सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन यानी कि जल से क्रिया करेगा और जल से क्रिया करके H2SO4 बना देगा। जब वर्षा का जल होगा उस वर्षा के जल में H2SO4 की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिससे अम्लीय वर्षा प्राप्त होता है, अम्लीय वर्षा प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वालामुखी क्षेत्रों से, ज्वालामुखी के आने से सल्फर डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा होने के कारण पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। इस अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों की पत्तियों को, पेड़ पौधों पर, साथ में मानव पर, जीव जंतुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। खास करके ये अगर देखा जाए तो जो संगमरमर की इमारतें हैं जैसे ताजमहल, इन सबको भी पीलापन बना देता है, नुकसान पहुंचाता है। मुख्य रूप से पेड़ पौधों की पत्तियों को नुकसान करता है, मानव को भी नुकसान कर होगा इससे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, ये सब लिख सकते हैं। इसके साथ में अगर देखेंगे शोषण संबंधी हमने बता दिया। ये जो ऊपर जब जल में आएगा, ये जो जल होगा वर्षा जल कैसा होगा, अम्लीय वर्षा होगा। ये अम्लीय वर्षा जल में मिलेगा, जल में जब मिल जाएगा तो जल कैसा हो जाएगा, जल प्रदूषित हो जाएगा। इससे जल प्रदूषण फैलेगा और जल प्रदूषण फैलेगा तो पेड़ पौधे जो जल अवशोषित कर रहे हैं, जल प्रदूषण के कारण पेड़ पौधे के रोम यानी कि मूल मर जाएंगे और रोम मरने से पेड़ पौधा मर जाएगा और पेड़ पौधों के मरने से मानव जीवन के लिए भी नुकसान है। अगर इसके साथ में देखें, एक कृषि पर जब वर्षा जल होगा या अम्लीय वर्षा या धूलकण आएंगे तो, या जहाँ पर ज्वालामुखी क्षेत्र आता है, ज्वालामुखी जहाँ पे आएगा वहाँ पे कृषि प्रभावित होगा। ज्वालामुखी आने से ऊपर लावा के रूप में काफ़ी दूर तक लावा फैल जाएगा, कृषि क्षेत्र काफ़ी लंबे समय तक नहीं हो पाएगा, कृषि क्षेत्र अप्रभावित रहेगा। कृषि क्षेत्र के अप्रभावित होने से इकोनॉमी गिरेगा, आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, कृषि के साथ साथ हैबिटेट को प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये सब आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जिस क्षेत्र में जैव विविधता, सपोज करिए जहाँ पर जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, तो इसको भी लिखना है, हटा दिया जाए। अब जहाँ पर जैव विविधता है, जैव विविधता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जैव विविधता, जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए दो इसमें हम फैक्ट बता देते हैं जिनको आपको इसमें नहीं लिखना है लेकिन प्री में काम करेगा। जैव विविधता प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कई बार प्री में पूछा गया प्रश्न है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को। और जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जैव विविधता का मतलब होता है कि एक स्थान पर या जिस स्थान पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के, उस स्थान को बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता क्षेत्र कहते हैं। जैव मतलब जीव होता है, इसको जैविक भी लिख सकते हैं, जैविक विविधता, जैविक विविधता। अगर इतना भी न समझ पाए तो हम एक आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे मेरा नाम नहीं जानते, अशोक राज, भूगोल विशेषज्ञ। मैं बता रहा हूँ मेरे कितनी पत्नियां हैं, एक मैं हूँ, मैं देखिए भूगोल का बढ़िया जानकार विशेषज्ञ। मेरी कितनी पत्नियां हैं,
5 पत्नियां। ये मुगल काल में नहीं हम चल रहे भैया, मुगल काल में लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पत्नियां रखने की प्रवृत्ति थी, लेकिन सही बता रहा हूँ, मेरे 5 पत्नियां, और मेरे 5 पत्नियों से अनेक लड़के हैं। इसमें 3 पत्नियां तो भट्ठे वाली हैं और उनके कई बच्चे। एक बच्चा बहुत ही लंबा, हमसे इतना लंबा, एक बच्चा हमसे छोटा, एक बच्चा हमसे ज़्यादा गोरा अंग्रेज जितना, एक बच्चा इतना तेज आइंस्टीन कितना, एक बच्चा कुछ दिमाग नहीं। और यही इतना नहीं, मेरे घर के पास में यही मोर भी आके बैठता नाचता होता रहता। वहीं पे देखेंगे कभी कभी सर्प भी निकलता है, और सर्प निकलता तो यहाँ क्यों आता सर्प, इसका मतलब यहाँ मेढक भी आता है, चूहा भी आता है, उसी के चक्कर में सभी एक दूसरे के चक्कर में है ना। यहाँ पे हमारे घर के पास में इतने जीव जंतु हैं जिसका कोई जवाब नहीं, और हर प्रकार के हमारे फैमिली वैरायटी में इतने प्रकार के। तो ये हमारा जो क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र, जैव विविधता का क्षेत्र हुआ कि नहीं, समझ में आ गया होगा। यानी कि जिस स्थान पर हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, 1-2 जीव जंतु नहीं, हर प्रकार के जीव जंतु, वो क्षेत्र जो है जैव विविधता होता है। और यहाँ पे ज्वालामुखी आ गया तो नुकसान होगा कि नहीं, और यहाँ पे आने से इतने जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे कि नहीं, तो जैव विविधता को नुकसान होता है। इसका मतलब इस क्षेत्र को बचाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार के जीव मिलते हैं। अब ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ मेरी 5 पत्नियाँ हैं, हो सकता मेरा ब्याह नहीं हुआ हो, तो इस पे नहीं जाना, ये हम समझाने के लिए बता दिए भैया, समझ में आ गया ना। तो जैव विविधता को भी नुकसान करता है। देखिए अब ये चीज़ आपको नहीं लिखना, नहीं बताना, ये बताना केवल जैव विविधता को नुकसान करेगा। इसके साथ साथ ये जहाँ ज्वालामुखी कहाँ पर आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सीमांत प्लेट पर 90% वहीं पर, और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत पेटी पर आ रहा है, रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में, रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में, प्रशांत महासागर। देखिए मैं थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ, चूँकि सोचता हूँ क्लास बहुत लंबा ना खींचे, इसलिए जल्दी। और इसके साथ में अगर देखेंगे तो ये ज्वालामुखी की जो घटना है इसे द्वितीय आपदा के रूप में माना जाता है। किस रूप में माना जाता है? द्वितीय आपदा के रूप में माना जाता है। इससे देखिए ज्वालामुखी जहाँ पे आएगा वहाँ पे भूकंप भी घटना घट सकती है, सुनामी को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा, और इसके साथ साथ में अगर देखेंगे भूस्खलन की प्रवणता को भी प्रभावित करेगा। तो इससे ज्वालामुखी से सुनामी, ज्वालामुखी और क्या नाम भूस्खलन, ये सब भी घटनाएं अप्रत्यक्ष रूप से घटती रहती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इतना लिखने के बाद में हम लिखेंगे अंत में निष्कर्ष। जो ज्वालामुखी की घटना है एक ऐसी है, एक प्लेट विवर्तन की, प्लेटों के टकराने से हुआ ना, जो प्लेटों में टकराहट हो रहा है, जब जो प्लेटें जा रही हैं, जो शुरू में बताए थे, या संरक्षित गति हो रहा है, इसको प्लेट विवर्तन की कहते हैं। कैसा कहते हैं? प्लेट विवर्तन की। ये जो प्लेट विवर्तन की घटना है, इससे तो देखिए ज्वालामुखी आया, नुकसान जहाँ है वहीं पे थोड़ा सा कुछ फायदा है। फायदा क्या है? नए प्रकार के तत्वों की खोज, वैज्ञानिक शोध के लिए नए प्रकार के तत्वों की खोज की जाती है। उर्वरकता, भूमि की उर्वरकता बनती है। कैसे? ये मिट्टी जो लावा अभी बना है, कुछ समय बाद में, हो सकता काफ़ी हजारों लाखों वर्ष के बाद में, तो वो धीरे धीरे लावा जो है काली मिट्टी में बदल जाएगा। इस काली मिट्टी में कपास की खेती बढ़िया होती है, कपास के साथ कहवा की खेती ज़्यादा होती है बढ़िया, तो कई खेती के लिए भी उपयोगी है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे उर्वरकता के साथ साथ ये ज्वालामुखी जहाँ आ रहा है, ज्वालामुखी आने से द्वीप का निर्माण हुआ है समुद्र में। जैसे हवाई द्वीप समूह ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया द्वीप समूह ज्वालामुखी का क्षेत्र है, अपना लक्षद्वीप ज्वालामुखी क्षेत्र है, यहाँ तक कि जापान जैसे और देश भी ज्वालामुखी क्षेत्र पर ही टिके हैं। ज्वालामुखी के आने से द्वीप का निर्माण हुआ। द्वीप के साथ साथ अगर देखेंगे इससे कई पठार भी बने हैं, कई पर्वत भी बने हैं, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पठार, और समुद्र में जो द्वीप आते हैं वो आते ही हैं। द्वीप का निर्माण हो जाता है कि नहीं, ज्वालामुखी काफ़ी लंबे, बहुत दूर तक। तो ये आपको लिखना है, कैसे कैसे लिखना है समझ में आ गया। जो हमने बताया इसी को टू दी पॉइंट में लिखना, कैसे कैसे, लेकिन 1-2 फिगर कम से कम बीच में मार दीजिए, रख दीजिए। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ाने में लगे, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ, पहली बार। अभी तक कोई कोचिंग वाला ऐसा नहीं कर रहा है जो मेंस का क्वेश्चन हल कराए। और जितना हमने बताया ये सब जो है प्री में भी कहीं ना कहीं लिंक करते हैं, खास करके यूपीएससी में। यूपीएससी में चूँकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से रखे जाते हैं, लेकिन पीसीएस में भी काम करेगा, क्योंकि फैक्ट का इसमें हमने सपोर्ट के रूप में दिखा दिया है क्या क्या होता है। क्लियर हो गया? धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।